हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित साहू फिजिक्स। कुछ लोग व्हाट्सअप के थ्रू, कॉल के थ्रू मुझसे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप में तैयारी को लेके इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसी के साथ आज मैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ विद्युत। विद्युत क्या होता है? विद्युत भौतिक की एक ऐसी शाखा होती है जहाँ पे चार्जेस के बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आवेश के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जहाँ पे आवेश के बारे में स्टडी होती है, किसके बारे में? आवेश के बारे में, उसको बोला जाता है विद्युत। इतना क्लियर हुआ? तो जो विद्युत होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है स्थिर विद्युत। क्या होता है? स्थिर विद्युत। और जो सेकंड होता है वो होता है धारा विद्युत। ये दो तरीके का होता है, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। स्थिर विद्युत को बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और धारा विद्युत को बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्थिर विद्युत क्या होता है? नाम से पता है। विद्युत में क्या होता है? आवेश होता है। तो आवेश जहाँ पर क्या होता है, स्थिर होता है। आवेश जहाँ पर क्या होता है, स्थिर होता है, इसको बोला जाता है स्थिर विद्युत। मतलब आवेश जहाँ पे स्थिर है, रुका हुआ है, उसके बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसको अपन बोल सकते हैं स्थिर विद्युत। और जहाँ पे आवेश क्या करता है, गतिशील होता है, मोशन में होता है, गति करता है, गतिशील होता है, वहाँ पर अगर अपन स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? धारा विद्युत। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इतना क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। इतना क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है ये अपने को समझना पड़ेगा। तो कोई भी आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई भी आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इस आवेश का क्या होता है, प्रभाव होता है, उसको बोलते हैं क्या? विद्युत क्षेत्र। इतना क्लियर हुआ? तो कोई भी आवेश होगा, उसका जहाँ तक प्रभाव होगा वो क्या कहलाएगा? उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना क्लियर हुआ? अब इसमें आवेश जो होती है, आवेश किसके कारण से होती थी? इलेक्ट्रॉनों की कमी और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के नाम से क्या होता है? आवेश होता है। जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है वहाँ पे कौन सा आवेश होगा? धनात्मक आवेश होगा। जहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो आवेश के दो टाइप्स हो गए, धनात्मक और ऋणात्मक। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहाँ पे धनात्मक आवेश होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वहाँ पे कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। इतना क्लियर हुआ? अब इसी आवेश से क्या बनता है? विद्युत क्षेत्र। तो जो भी आवेश होगा उसका एक प्रभाव होगा। जैसे मान लो मैं बताता हूँ, ऐसे मान लो एक सीएम है, तो सीएम का एक पर्टिकुलर एरिया क्या होता है? उसका स्टेट होता है। तो उस स्टेट तक उसका क्या होता है? इफेक्ट होता है। समझ में आ गया? तो वैसे ही एक आवेश होता है, उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है? एरिया होता है, जहाँ तक उस आवेश का क्या होता है? इफेक्ट होता है। उस आवेश के इफेक्ट वाले एरिया को अपन क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। इतना क्लियर हो गया? ये था हमारा टॉपिक विद्युत क्षेत्र। अब इसमें सेकेंड टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो ध्यान से देखिए, किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई भी एक एकांक धनावेश ले लो। एकांक धनावेश मतलब Q0 जितने बल का अनुभव करता है। जितने बल का अनुभव मतलब अगर दोनों प्लस होंगे तो क्या होगा? दोनों में प्रतिकर्षण होगा। एक प्लस और एक माइनस होगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा। तो कुल मिला के दोनों के बीच क्या लग रहा है? बल लग रहा है। समझ में आ गया? तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई भी एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना क्लियर हो गया? तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करेगा उसको अपन बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लो एक 2 कूलाम का एक आवेश है, वो 10 न्यूटन का बल क्या कर रहा है? अनुभव कर रहा है। तो इसका मतलब 1 कूलाम का आवेश कितना बल अनुभव करेगा? तो 10/2 कितना? 5 न्यूटन पर कूलाम। तो 1 कूलाम आवेश कितने बल का अनुभव कर रहा है? 5 न्यूटन का बल का अनुभव का। मैं एग्जांपल लिया हूँ, है ना, क्योंकि आवेश क्या होता है, कूलाम बहुत बड़ी
क्या बोलते हैं SI यूनिट है, इकाई है, ठीक है। छोटे आवेश की बात कर रहा हूँ मैं, तो छोटा आवेश बहुत छोटा आवेश होता है, माइक्रो में होता है, मिली में होता है, बहुत कम वैल्यू होता है, माइक्रो कूलम, मिली कूलम में। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, तो 10/2 करूँगा तो कितना आएगा, 5 न्यूटन पर कूलम। तो 1 कूलम का आवेश कितने बल का अनुभव कर रहा है, 5 न्यूटन बल का अनुभव कर रहा है। इसी 5 न्यूटन बल को ही अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्रति कूलम जो भी बल का अनुभव होगा उसको अपन बोलेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना समझ में आ गया। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी, ध्यान से देखिए, SI यूनिट क्या होगी, बल की यूनिट होती है न्यूटन और आवेश की यूनिट है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसकी क्या होगी, SI यूनिट होगी। तो SI यूनिट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की SI इकाई क्या होती है, तो SI इकाई क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, समझ में आ गया। और यह कौन सी राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। पहला, यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की एक पर्टिकुलर क्या होती है, दिशा होती है, इसलिए कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि। समझ में आ गया। तो ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है, पहला पॉइंट। दूसरा, किसी भी खोखले चालक के अंदर, खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, ई का मान क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। इसको दिमाग बैठा लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है किसी खोखले चालक के अंदर, 0 होता है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, जैसे बोल सकते हैं कि कभी बिजली गिरने की संभावनाएं होती है तो हमें कार के अंदर होना चाहिए कि बाहर होना चाहिए। तो कभी बिजली अगर गिरती तो हमें कार के क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो बिजली होती है, जो गिरने वाली बिजली होती है, गर्जने होते हैं, उसमें जो आवेश होता है वो कहाँ होता है, कार के बाहर आएगा। अगर कार पे अगर बिजली गिरती है तो उसका जो आवेश होता है वो कार के बाहरी सतह पे होता है, अंदर में नहीं होता, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए अपन कार के अंदर ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। समझ में आ गया, इतना क्लियर हुआ। तो विद्युत आवेश कभी भी होगा वो कार के क्या होता है, बाहर होता है, अंदर में नहीं होता, इसलिए कार में हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की SI इकाई, पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है। दूसरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अदिश राशि है कि सदिश राशि है, तो बताओगे कौन सी राशि है, सदिश राशि है। उसमें थर्ड पॉइंट बन सकता है, खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, तो खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं विद्युत परिरक्षक। किसको बोलते हैं, खोखले चालक को क्या बोलते हैं, विद्युत परिरक्षक बोलते हैं। समझ में आ गया। जो कार होता है वो क्या होता है, एक विद्युत परिरक्षक होता है, क्योंकि कार के अंदर कभी भी अगर मान लो गर्जना होती है, बिजली गिरती है, कड़कती है, लाइटनिंग होती है, तो उस पर जो गिरने वाला कार के ऊपर जो आवेश होता है या जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कार के क्या होती है, बाहरी सतह पे होती है, इसलिए अंदर में अपन क्या हो सकते हैं, सुरक्षित हो सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विद्युत परिरक्षक। समझ में आ गया। तो खोखला चालक जो होता है वो किसका काम करता है, विद्युत परिरक्षक का काम करता है। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं विभव और विभवांतर के बारे में। अब सबसे पहले देखते हैं विभव क्या होता है। तो कोई भी एक आवेश है, इसका अपना क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा। ध्यान से समझिएगा, कोई भी एक आवेश है उसका अपना क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है। तो देखिए ध्यान से, किसी भी एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश परीक्षण आवेश बोलते हैं। परीक्षण आवेश के रूप में किसको उपयोग करते हैं, एकांक धनावेश का उपयोग करते हैं। याद कर लीजिए, परीक्षण आवेश मतलब किसको बोलते हैं, एकांक धनावेश को। ये कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत से। तो किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है क्या, विभव। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इतना क्लियर हुआ। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, उस पॉइंट का, उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। इसलिए विभव का फार्मूला आ गया V = W/Q0। अब इसकी SI इकाई क्या होगी, तो कार्य की इकाई जूल होती है और Q0 आवेश है, इसकी क्या होगी, कूलम। और इसको रिप्लेस करते किससे, वोल्ट से, क्योंकि वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट ने इसका कंसेप्ट दिया था, तो उसी के नाम से ही क्या है, इसकी इकाई का नाम है वोल्ट। इतना क्लियर हो गया। तो ये होता है विभव। अब विभवांतर क्या होता है, फिर से एक आवेश लेना पड़ेगा। इस आवेश का अपना एक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। इतना क्लियर है। अब इसके विद्युत क्षेत्र में मैंने 2 बिंदु ले लिया, बिंदु B एंड बिंदु A। अब ध्यान से देखिए, विभवांतर क्या होता है, किसी भी एकांक धनावेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसको बोला जाता है क्या,
विभवांतर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। इतना क्लियर हो गया। तो किसी भी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी भी इकाई जूल पर कूलाम होगी, जिसको अपन लिख सकते हैं क्या, वोल्ट। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें अगला पॉइंट, ये कौन सी राशि है पूछ सकता है सदी से, कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन सी राशि है। तो कौन सी राशि है, अदिश राशि, इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और इसकी जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये दिमाग में बैठा के रखना है। इतना क्लियर हुआ। तो ये था विभव और विभवांतर की बात, समझ में आ गया। तो इससे पहले अपन क्या पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र पढ़े थे। तो प्रति कूलाम आवेश पे जितना बल लगता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब प्रति कूलाम जितना क्या होता है, कार्य होता है, वो क्या कहलाता है, विभव या विभवांतर कहलाता है। इतना समझ में आ गया। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसको याद करके रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा विद्युत कहलाती है। तो आवेश मतलब Q और दर मतलब T इज कॉल्ड करेंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। आवेश प्रवाह की दर, दर हमेशा किससे भाग देते हैं, समय से। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब इसकी ऐसा इकाई क्या होगी, तो Q कूलम और समय का क्या होता है, सेकंड, कूलम पर सेकंड। लेकिन I जो धारा है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने। तो उसी के नाम से कूलम पर सेकंड को लिखा जाता है क्या, एम्पियर। तो इसकी जो ऐसा इकाई होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। किसकी, धारा की। ये दिमाग में बैठ गया। तो आवेश प्रवाह की दर क्या होती है, धारा कहलाती है। हमेशा जो आवेश की दिशा होती है वो बैटरी के धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। किसकी दिशा, धारा की दिशा। किसकी दिशा, धारा की दिशा। समझ में आ गया। तो धारा की दिशा जो होती है, करंट की दिशा जो होती है वो कहाँ होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। बट इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो जस्ट उल्टी होती है। कैसी, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ये दिमाग में बैठा लीजिए। धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, बट इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है वो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर गमन करती है। इतना क्लियर हो गया। तो धारा हमेशा बैटरी के धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रवाहित होती है। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, जैसे ताप हो गया, ये सब में परिवर्तन ना हो, कोई भी चालक है, इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, तब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा इनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जो धारा होगी इनकी सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। कब की कंडीशन, जब इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। तो लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। तो जो विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। तो V प्रोपोर्शनल टू क्या आ गई, I आ गई। V इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल टू रिमूव करेंगे, अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, तो यहाँ पे एक नियतांक लगता है R। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, RI। और यहाँ पे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I। और यही जो R है वो कहलाता है क्या, प्रतिरोध। क्या कहलाता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। मतलब विभव और धारा के अनुपात को, विभवांतर और धारा के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। कितना क्लियर हो गया। अब इसकी जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, तो V की इकाई होती है वोल्ट और धारा की इकाई होती है एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और इसी वोल्ट पर एम्पियर को किससे रिप्लेस करते हैं, ओम से। किससे, ओम से, क्योंकि ओम नाम के साइंटिस्ट ने इसका क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था। इसलिए प्रतिरोध की इकाई क्या हो गई, ओम होगी। ओम मतलब होता है वोल्ट पर एम्पियर। इतना क्लियर हुआ। तो ये कहलाता है क्या, ओम का नियम। अब देखिए V प्रोपोर्शनल टू I होता है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ग्राफ ओम के नियम को, ओम के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे देखिए ये V हो गया विभवांतर, ये हो गया धारा। V के मान के साथ साथ I का मान भी बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीगा। इतना क्लियर हो गया। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये ओम के नियम का क्या है, ग्राफ है।
VI ग्राफ जिसको बोलते हैं, या IV ग्राफ भी आप इसको बोल सकते हैं। समझ में आ गया इतना। अब इसकी एक सीमाएं हैं, उसको अपने को दिमाग में बैठा कर रखना है कि ओम के नियम की कौन कौन सी सीमाएं होती है। पहला सीमा क्या होगी इसकी, चालक का ताप हमेशा क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। पहला ताप क्या होना चाहिए, इसका नियत होना चाहिए। पहली सीमाएं कौन सी है, चालक का ताप हमेशा क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसमें कोई भी विकृति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई भी विकृति मतलब इसमें परिवर्तन, विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उत्पन्न नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। तो पूछ सकता है, सीमाएं पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखेंगे। ताप हमेशा नियत होना चाहिए, किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। तो ये ओम के नियम का क्या है, डिटेल है। समझ में आ गया। तो ओम का नियम क्या बोलता है, जो भी चालक उसमें अगर I धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके सिरों पे जो विभवांतर होगा वो I के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू I। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि किसी भी एक के मान को बढ़ाओगे तो दूसरे का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। और हमेशा याद कर लो, ओम का नियम किस में लागू होता है, चालक में लागू होता है। इतना समझ में आ गया। ठीक है। अर्धचालक में ओम का नियम लागू नहीं होता, चालक में ही लागू होता है। एक ओम के नियम से रिलेटेड एक संभावित क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के ग्राफिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, दिए गए ग्राफ में किस चालक मतलब A तथा B में प्रतिरोध बड़ा है। मतलब इस दिए गए ग्राफ में कौन से चालक का प्रतिरोध बड़ा है, ये अपने को बताना है। कौन से चालक का, चालक A तथा चालक B का प्रतिरोध। तो सबसे पहले अपने प्रतिरोध का फार्मूला देखना है अपने को। प्रतिरोध का फार्मूला क्या बोलता है, V/I। तो V/I जिसका ज़्यादा होगा उसका R भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो चेक करते हैं, इधर से देखते। देखिए, इसको सॉल्व करने का ट्रिक देखिए। V/I मतलब ये अपॉन ये किसका ज़्यादा है, जो इसके साइड में होगा। तो V/I किसका ज़्यादा होगा, B का ज़्यादा होगा। और अगर I/V बोले तो किसका ज़्यादा होगा, A का ज़्यादा होगा। लेकिन मेरे को मतलब किससे है, V/I से मतलब है। तो V/I किसका ज़्यादा है, B का। तो इसका मतलब B का जो प्रतिरोध है वो A से क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ गया। तो ग्राफ में सिर्फ देखना है कि V/I किसका ज़्यादा है। तो V/I मतलब V के साइड को देखना पड़ेगा। V के साइड जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब I के साइड वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो V/I किसका ज़्यादा है बोलेगा तो B का ज़्यादा है। I/V किसका ज़्यादा है तो A का ज़्यादा है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, किसका प्रतिरोध बड़ा है। तो किसका प्रतिरोध बड़ा है, जिसका V/I बड़ा होगा। और V/I किसका बड़ा है, तो चालक B का। तो चालक B का प्रतिरोध जो है चालक A के प्रतिरोध से क्या होगा, ज़्यादा होगा। या चालक B का प्रतिरोध जो है चालक A से क्या होगा, बड़ा होगा। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध है ना, इनका सेम नाम है। प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध को ही बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इतना क्लियर है। तो प्रतिरोध क्या होता है, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। समझ में आ गया। अगर कोई चालक है, मान लो एक चालक मैंने अज्यूम कर लिया, ये कोई चालक है। इस चालक में अगर मान लो I धारा प्रवाहित हो रही है, इस I धारा जो अपन प्रवाहित कर रहे हैं उसके मार्ग में जो रुकावट आएगी उस रुकावट को ही अपन क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। मतलब जो अपोजिशन होगा इस धारा के लिए, उस अपोजिशन को ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का जनरली जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वोल्टेज या विभवांतर और धारा के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ये इसका फार्मूला के बेस में डेफिनेशन हो गया है ना। अगर पूछेगा उसमें क्वेश्चन बन सकता है, वोल्टेज और विद्युत धारा के अनुपात को क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, प्रतिरोध। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है। अब देखिए, इसको प्रभावित करने वाले कारक, किसको, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, या बोल सकते हैं निर्भरता, कि कौन कौन सी बातों पे प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। निर्भरता, तो कौन कौन सी निर्भरता है। पहला, प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके, लंबाई पे। मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, ये लंबाई पे डिपेंड कर रहा है। जैसे एक चालक है, इस चालक की लंबाई L है, तो चालक की लंबाई L होगी तो प्रतिरोध किस पर डिपेंड करेगा, उस चालक की लंबाई पर डिपेंड करेगा। मतलब लंबाई के मान को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा, प्रतिरोध जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। किसका,
क्षेत्रफल, किसका, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब इसका जो एरिया होगा, मान लो ए है, यहाँ पे रेडियस होगा आर, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कितना, मान लो ए है, तो उसके क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एरिया बढ़ते जाएगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। तो मेन मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है, पहला लंबाई और क्षेत्रफल। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तीसरा, पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इतना क्लियर हो गया। पदार्थ कैसा है, कितना जल्दी गर्म हो सकता है, कितना जल्दी ठंडा हो सकता है, तो उस पदार्थ की प्रकृति पे प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। और चौथा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताप पर, टेम्परेचर पर, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ताप पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि प्रतिरोध कौन कौन सी बातों पे निर्भर करता है। तो कौन कौन सी बातों पे निर्भर करता है, ये ऑप्शन में आपको पूछ सकता है। तो ये चार आपको याद करने पड़ेंगे, लंबाई के, क्षेत्रफल पे, पदार्थ की प्रकृति पे और ताप पर निर्भर करता है। समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट देखिए, ये दोनों पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगा, इन दोनों पॉइंट को जब मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन ए हो जाएगा। इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो, और जब मिलाने के बाद यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटाऊंगा तो यहाँ पे एक नियतांक लगेगा रो। क्या लगेगा, नियतांक रो। इसी रो को बोला जाता है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। विशिष्ट प्रतिरोध क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको बोल सकते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोधकता। तो यहाँ से रो का फार्मूला आ गया क्या, ए को इधर ले आओ, एल नीचे आ जाएगा, आर ए अपॉन एल। किसका फार्मूला आ गया, रो का। इतना क्लियर हो गया। अब इसकी यूनिट क्या होगी, आर रेजिस्टेंस ओम होती है, क्षेत्रफल मीटर का वर्ग होता है, लंबाई मीटर होती है, यहाँ से 1 मीटर कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ओम मीटर। इतना क्लियर हो गया। तो रजिस्टिविटी जो विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता होती है, उसकी इकाई क्या होती है, ऐसा इकाई ओम मीटर होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधक की ऐसा इकाई है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें कौन सा ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, ओम मीटर को आपको टिक करना पड़ेगा। तो ये प्रतिरोधकता की क्या है, एसआई इकाई होती है। समझ में आ गया, इतना क्लियर है। अब चलिए आगे एक पॉइंट और छोटा सा इसमें देखते हैं, प्रतिरोधकता का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा। तो अगर किसी चालक का जो लंबाई है वो 1 मीटर है और इसका जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में उसका जो प्रतिरोध है वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकता। ये इसका डेफिनेशन, परिभाषा है किसका, प्रतिरोधकता का। 1 मीटर वायर और 1 मीटर स्क्वायर के वायर का, 1 मीटर लंबाई के वायर और 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल के वायर का जो प्रतिरोध है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। ये इसका एक सरल परिभाषा है। समझ में आ गया। तो ये कहलाती है क्या, प्रतिरोधकता। इतना क्लियर हो गया। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों क्या होती है, सेम चीज़ होती है, बट अंतर क्या होता है। तो किसी वायर का प्रतिरोधकता कब प्रतिरोध बनेगा, जब उस वायर की लंबाई 1 मीटर हो जाएगी और उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। और इसमें 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रतिरोधकता की जो ऐसा इकाई होती है वो क्या होती है, ओम मीटर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और एक निर्भरता से यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक निर्भरता पे, प्रतिरोध कौन कौन सी बातों पे निर्भर करती है, और दूसरा प्रतिरोधकता की इकाई से। इतना क्लियर हो गया। छोटा सा पॉइंट है, हो सकता है कि उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ दे। चलिए देखते हैं, चालकत्व एंड विद्युत चालकता, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का जो व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। इधर देखिए, प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या कहलाती है, विद्युत चालकता कहलाती है। क्लियर हो गया। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, चालकता, कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी, विद्युत रजिस्टिविटी, या बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा क्या कहलाती है, विद्युत चालकता कहलाती है। समझ में आ गया। प्रतिरोध का उल्टा चालकता, और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का उल्टा क्या कहलाती है, विद्युत चालकता कहलाती है। अब इसकी इकाई क्या होगी, तो 1/ओम हो जाएगी। लिख सकते हैं ओम -1, और इसी ओम -1 को लिखते हैं एस। एस मतलब होता है साइमन। क्या होता है, साइमन। साइमन या इसी को बोलते हैं सीमेंस। क्या बोलते हैं, सीमेंज भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, दोनों चीज़ बोलते हैं। साइमन याद रखिएगा आप, एस होती है। ठीक है। अब इसकी इकाई क्या हो जाएगी, ये होता है ओम मीटर। ओम को ऊपर ले जाओ, ओम -1 पर मीटर नीचे है,
और ओम-1 अभी बताया मैंने क्या होता है, साइमन। तो ये होती है साइमन पर मीटर, किसकी इकाई, विद्युत चालकता की। तो चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, और प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाती है, विद्युत चालकता कहलाती है। इसकी एसआई इकाई होती है साइमन या ओम-1, इसकी इकाई क्या होती है, ओम-1 पर मीटर होती है, या बोल सकते हैं साइमन पर मीटर। तो यहाँ से ये छोटे क्वेश्चन एक बन सकते हैं, इतना क्लियर है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 2016 ACF में पूछा गया है, विद्युत धारा का मान किसके बराबर होता है। तो विद्युत धारा का जो सूत्र होता है I = Q/T होता है। Q मतलब आवेश और T होता है समय, आवेश बटे समय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, आवेश बटे समय, ऑप्शन नंबर ए। इतना क्लियर है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा सूत्र है, विद्युत धारा का आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। चलिए सेकंड देखते हैं, ACF 2016 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विद्युत का खराब संवाहक है, मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आएगा आश्रित जल। कौन सा ऑप्शन है, आश्रित जल। इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई आयन नहीं होता, इस कारण से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ऑप्शन में कौन सा आएगा, आश्रित जल आएगा। इतना क्लियर हो, बाकी सब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं ACF 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस। इसे सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत दाब या विद्युत वाहक बल के माप की इकाई क्या होती है। तो सबसे पहले जानना है विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, कोई भी स्रोत है, स्रोत मतलब बैटरी लेते हैं, बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, और क्या लगी रहती है, इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रोलाइट होती है इसमें, ठीक है। अब देखिए ये बैटरी को सिरों के बीच, बैटरी के सिरों के बीच एकांक आवेश को गति कराने के लिए, एकांक आवेश को गति कराने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, एकांक धनावेश को गति कराने के जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को ही अपन क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए अगर मैं इसको एक प्रतिरोध से कनेक्ट करता हूँ, तो प्रतिरोध 2 बिंदुओं के बीच कनेक्टेड है, प्रतिरोध मतलब चालक है, चालक का प्रतिरोध R है। तो इन 2 बिंदुओं के बीच जो एकांक आवेश को गति कराने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। लेकिन बैटरी के 2 इलेक्ट्रोड के बीच किसी भी एकांक धनावेश को गति कराने के लिए जिस कार्य की करने की अपने को जरूरत पड़ेगी, उस कार्य को ही या उस कार्य बटे आवेश को ही अपन क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल बोलेंगे। तो ये बैटरी के 2 सिरों के बीच होता है और ये किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच होता है। विभवांतर चालक के 2 बिंदुओं के बीच होता है, ये किसी स्रोत या सोर्स के बैटरी के 2 बिंदुओं के बीच होता है। कौन, विद्युत वाहक बल। ये दोनों में अंतर होता है। तो दोनों की इकाइयाँ क्या होती है, सेम होती है, दोनों सेम चीज़ है, बस अंतर क्या है, ये बैटरी के 2 इलेक्ट्रोड के सिरों के बीच होता है, सोर्स के बीच होता है, और ये किसी चालक वायर के 2 बिंदुओं के बीच होता है। तो इसलिए दोनों की इकाई क्या होगी, सेम होगी। तो इसकी इकाई होती है क्या, वोल्ट। तो विद्युत दाब या विद्युत वाहक बल के माप की इकाई क्या है, वोल्ट है। आगे सेकंड देखते हैं, एक फिलामेंट लैंप होता है। तो फिलामेंट लैंप जो होता है वो V प्रोपोर्शनल I को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब क्या है, इसमें अगर I धारा प्रवाहित करेंगे और I के मान को बढ़ाएंगे तो इसमें V का मान नहीं बढ़ता। तो I के मान को बढ़ाने से V का मान अगर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये ओम के नियम को पालन नहीं कर रहा है। तो ओम के नियम को जो पालन नहीं करता उसको बोला जाता है क्या, नॉन ओमिक। तो इस फिलामेंट लैंप होता है क्या, नॉन ओमिक होता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता है। समझ में आ गया इतना क्लियर। ACF 2017 का एक डिफरेंट टाइम का क्वेश्चन है, उसको अपन देखते हैं। क्या बोलता है ये, प्रतिरोध में प्रति केल्विन आंशिक परिवर्तन कहलाता है ताप स्थिरांक, प्रतिरोध गुणांक, ताप गुणांक, प्रतिरोध स्थिरांक, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा अपने को कि कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाहता है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लो किसी चालक का प्रतिरोध कितना है, R0 है। जब मैंने तापमान को T डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया तब प्रतिरोध भी बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ के कितना हो गया, RT या R ले सकते हो। समझ में आ गया। तो पहले 0 पे कितना था, R0, फिर T डिग्री सेल्सियस पे कितना हो गया, R हो गया। तो इनके संबंध का एक सूत्र है। क्या सूत्र है, तो R बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल T, ये इनका एक सूत्र है। जहाँ पे डेल T जो है क्या है, तापांतर है। क्या है, तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस। क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर। और इस तापांतर का मान कितना होगा, 0 से T हुआ तो कितना तापमान परिवर्तन हुआ, T-0, मतलब कितना, T डिग्री सेल्सियस। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, ताप गुणांक। और जिसकी इकाई होती है पर डिग्री सेल्सियस। क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस, पर तापमान होती है। पर डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है, तापमान। तो उसी के बारे में पूछा गया है। प्रतिरोध में प्रति केल्विन मतलब प्रति तापमान, प्रति डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है ना,
आंशिक परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, यहाँ पे आंसर आएगा ताप गुणांक। तो इसका जो लॉजिक है वो कहाँ से आया, इस फार्मूले से आया। तो अल्फ़ा जो होता है वो क्या होता है, ताप गुणांक होता है। और यहाँ पे प्रतिरोध में जो भी परिवर्तन आता है तापमान में, वो किससे मेज़र करते हैं, ताप गुणांक के थ्रू पता लगा सकते हैं, ताप गुणांक कहलाता है। समझ में आ गया। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। इतना क्लियर है। चलिए एक संभावित प्रश्न देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। देखिए, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, मतलब प्रारंभिक लंबाई अगर L है, उसको खींचकर क्या कर दिया गया, दुगनी कर दिया गया, तो प्रतिरोध में कितने गुने की वृद्धि होगी। मतलब पहले प्रतिरोध मान लो R1 = R था, तो बाद में कितना होगा ये अपने को निकालना है, इसका कितना गुना होगा इस R का, ये अपने को कैलकुलेट करना है। इतना क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहले सूत्र देखते हैं। तो हमारे पास सूत्र है R = L/A, पढ़े हैं अपन, है ना। तो R को अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हो जाएगा R2/R1। तो ऐसी L क्या हो जाएगा, L2/L1। लेकिन A उल्टा है तो इसको लिख सकते हैं A1/A2। इतना क्लियर हो गया। R को R2/R1, L को L2/L1 लिखे, तो A उल्टा है तो क्या हो जाएगा, A1/A2। अब देखिए, तार को अगर खींच के बड़ा भी कर दें, चाहे दबा के छोटा कर दे, लेकिन आयतन हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो आयतन हमेशा क्या होता है, समान होता है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन समान होता है। तो इसका मतलब प्रारंभिक आयतन बराबर हो जाएगा अंतिम आयतन, खींचने के बाद का, पहले का आयतन खींचने के बाद के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणित लंबाई, बाद का आयतन, बाद का क्षेत्रफल गुणित क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अपने को निकालना क्या है, A1/A2। तो A1/A2 हो जाएगा क्या, L2/L1 होगा कि नहीं होगा। और L2/L1, तो L2 का मान कितना है, 2L है ना, और L1 का मान कितना है, L। तो यहाँ से कितना आ गया, 2। किसका मान, A1/A2 का मान। तो यहाँ पे देखते हैं R2/R1 क्या लेके चल रहे हैं, R लेके चल रहे हैं। L2/L1 कितना है, L2 2L, और L1 कितना है, L इंटू A1/A2। A1/A2 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ये L और L कैंसिल, तो R2 का मान कितना आ गया, 2 2 जा कितना आएगा, 4, और ये R, तो कितना गुना हो गया, R1 का मान R है, तो पहले R था, बाद में कितना हो गया, 4R, तो कितना गुना हुआ, 4 गुना। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 गुना होगा। समझ में आया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप रखेंगे। इतना समझ में आया। तो जितना क्वेश्चन मैंने बताया उसको बहुत अच्छे से तैयारी करिए, कंसेप्ट को पढ़िए, कंसेप्ट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और जिन लोग वीडियो देख रहे हैं, जिन लोग नहीं देखे, उनको भी शेयर करिए वीडियो को, ताकि वो वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लाभ ले सके। इसके लिए मेरे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। जो भी आपको डाउट्स होंगे आप मुझसे व्हाट्सअप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिनका मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रतिरोधों का, या नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में, प्रतिरोधों के संयोजन का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों के संयोजन का समांतर क्रम के बारे में चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।